नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। साथियों, राजनीति का खुलापन, राजनीति का रंग, इससे पहले आपने देश में ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि खुला आसमान भी इस भारत देश की राजनीति की खुलेपन के सामने छोटा दिखने लगे। राजनीति के भीतर भी कुछ लिहाज तो किया जाता है लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जब राजनीति अपने आप को खुले तौर पर रख दे, तो फिर बचेगा क्या? यह सारे सवाल भारत देश के वोट की राजनीति के भीतर राजनीति करती हुई सत्ता के उस मिजाज से समझा जा सकता है, जहां पर कल तक बात कुछ और होती थी, आज बात कुछ और है। यानी पहली बार इस भारत देश के प्रधानमंत्री इस देश के चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। इससे पहले देश में ऐसा नहीं था। इससे पहले सरकार राष्ट्रपति के पास नाम को भेजती थी, सिफारिश करती थी और राष्ट्रपति उसके ऊपर अपना मुहर लगाते थे। लेकिन अब पहली बार देश में जब से संसद के भीतर कानून बना, जब से सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां संसद के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर सत्ता की चाहत के साथ उड़ा दी गई, उसके बाद से 14 तारीख को जब पहले चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं, अनूप चंद्र पांडे जी, तो फिर उनकी जगह जो नया इलेक्शन चुनाव आयुक्त जो आएगा, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री होंगे, उनके साथ बैठेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह और औपचारिकतावश तीसरा नाम होगा इस भारत देश के विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी का। अब अधीर रंजन चौधरी कितना भी विरोध कर ले, लेकिन नाम तो वही जाएगा जिसके ऊपर मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। और भारत देश के गृह मंत्री उस नाम से कोई दूसरा नाम चुन ले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर क्या पहली बार इस देश के भीतर में जिस चुनाव आयोग को इस देश में करीब 60 दिनों बाद इस देश को चुनाव सफलतापूर्वक करना है, पारदर्शी करना है, न्यायपूर्ण तरीके से दिखाई दे, यह भी देश को बताना है। यानी सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ करना है। उसी चुनाव को लेकर के जिस व्यक्ति को आने वाले समय में अब चुनाव आयोग को संभालना है, वो व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिनको लेकर के ही चुनाव करीब 60 दिनों बाद देश में चुनाव होने हैं। यह पहला पहलू होता है उस पूरे खुली राजनीति का, जिसमें कुछ छुपाना नहीं है। यानी जिन 5 नामों के ऊपर मोहर लगी है, उन 5 नामों को लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी रैंक के और अधिकारी पहले बैठे। करीब 40 नामों में से उन्होंने 5 नाम चुने और 5 नाम पर बैठने के लिए देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी बैठे और उनके साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी थी। इन 5 नामों में से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगेगी। यानी एक सहमति के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएगा। तो फिर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, ये कोई कहने की जरूरत आज इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज 9 फरवरी है और ठीक करीब 30 दिनों के बाद यानी 9 मार्च या 10 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस दौर में 2-3 राज्यों में चुनाव आयोग का घूमना बचा हुआ है, वो वहां भी पहुंच जाएंगे। यानी यह तो पहला उस पन्ना है उस लोकतंत्र का जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को सब कुछ तय करना होता है। और जो सब कुछ तय करना होता है उसमें पहली बार इस भारत देश ने देखा कि इस भारत देश के भीतर में जो भारत रत्न है, उनका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सामान्य तौर पर वो राष्ट्रपति किया करते थे, क्योंकि 2014 का जो आखिरी नाम आपके मन में आएगा, सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया गया तो राष्ट्रपति भवन के जरिए उसका ऐलान किया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जरिए जानकारी पूरे देश को लग जाती है कि किसको भारत रत्न दिया जा रहा है और भारत रत्न भी राजनीति का एक हिस्सेदारी का तरीके में आकर के खड़ा हो जाएगा। अब लगता है ऐसा तो नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा सम्मान है जो भारत देश के नाम के साथ जुड़ा है और भारत रत्न की कतार में आज 3 नाम और जुड़ गए। इससे पहले 2 नाम जुड़े थे और तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट गए, जो कि किसी भी एक साल नहीं बल्कि 1 महीने के भीतर 5 भारत रत्न इस दौर में सम्मान योग पा लिए गए। और राजनीतिक तौर पर चर्चाएं देश में शुरू हो गई कि दरअसल ये भारत रत्न राजनीति को प्रभावित करने के लिए है।
यानी पूरे प्रकरण में जो 3 नाम सामने निकल करके आए देश के सामने, उसमें से एक नाम करीब करीब 1 महीने से कम समय में देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह का भी नाम होता है। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, यह उनके पोते जयंत चौधरी की इच्छा थी और उससे पहले उनके पिता अजित सिंह की भी इच्छा रही थी। यानी ये कहे कि इलेक्शन नजदीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में है और ऐसी राजनीति कौन साधेगा जिस राजनीति का सीधा मकसद इंडिया के भीतर न सिर्फ सेंध लगाना हो बल्कि गारंटी के साथ सेंध लगाना हो कि आपको हमारे साथ आना ही पड़े। तो क्या यह एक राजनीतिक ऐलान धीरे धीरे भारत देश की पूरी राजनीति को हड़पने को तैयार है, जहां पर जिस रूप में वोट मिल जाए? क्योंकि बहुत सारे नाम कोई भी ले सकता है। मायावती जी ने नाम ले लिया कि कांशीराम जी को क्यों नहीं भारत रत्न, कुछ और भी नाम और उभर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है किसी भी नाम को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन, ये 3 नाम देश के सामने निकल के आए। 2 नाम देश दे चुका है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का ऐलान किया गया तो अगले करीब 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार बिहार में पलटी मार दिया और लालकृष्ण आडवाणी दूसरा। आज जब चौधरी चरण सिंह का जब जिक्र हुआ तब मीडिया जब पहुंची जयंत चौधरी के पास, चौधरी चरण सिंह के पोते के पास, तो उन्होंने कहा अब क्या बचा है, जरा एक बार सुनिए आप भी उन्होंने क्या बताया। कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान रहे हैं हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी कि दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने, और श्रेय सबको जाना चाहिए। कि अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज। जाहिर सी बात है जयंत चौधरी बार बार अपने पिता अजित सिंह को याद कर रहे हैं। अजित सिंह के जन्मदिन की तारीख 12 फरवरी होती है। छपरौली के भीतर जहां से चुनाव लड़ा करते थे और जहां की राजनीति जमीन को चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीति से सींचा था, उस जमीन के ऊपर चौधरी अजित सिंह की आदमकद प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, जयंत चौधरी चाहते हैं कि वो आए और चौधरी अजित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करें। राजनीतिक तौर पर एक काफी गर्व की बात होती है किसी परिवार से जुड़े कोई ऐसे व्यक्ति को जिसने इस देश के भीतर राजनीतिक ताकत के साथ सत्ता चलाई हो, आजादी के संघर्ष में रहा हो, उसको भारत रत्न से नवाजा जाए। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति कुछ और बताती है। एक ही झटके में पीवी नरसिम्हा राव उस बाजार की राजनीति की दिशा को देने वाले, जिन्होंने भारत देश के पूंजी को पहली बार आवारा बनाया, उस बाजार की अर्थव्यवस्था को इस भारत देश के सिस्टम के साथ जोड़कर इससे पहले नेहरू काल के दौरान चली आ रही समाजवादी सोच को न केवल खत्म किया बल्कि दुनिया के बाजार के भीतर भारत को लाकर इस तरीके से खड़ा किया कि यहाँ की पूंजी दिन दुगुनी चार चौगुनी बढ़ना शुरू हो गया। यानी यह तो एक राजनीति का खुलापन मिजाज हो सकता है। एक तरफ MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं, उन्होंने कहा किस प्रकार से कौन से धान के जरिए किस प्रकार से उत्पादन बढ़ सकता है, गेहूं की बढ़ सकता है, और इस देश के हरियाणा और पंजाब के भीतर हरित क्रांति देखी जहां पर बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो काम जो है किसी सम्मान के लिए नहीं कर रहे थे, इस भारत देश की जरूरत के साथ कर रहे थे। और राजनीतिक मैदान के भीतर पीवी नरसिम्हा राव एक ही झटके में प्रधानमंत्री बने और आज भारत रत्न से नवाजा गया। चौधरी चरण सिंह को भी नवाजा गया, जिनकी पहचान जब भी वो भाषण देते थे तो किसानों के नाम
जमीन की मां पैदावार के पूरा हिस्सा यानी आंकड़ों के साथ रखते थे, भारत रत्न से नवाजे गए। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से जनसंघ और आरएस के भीतर से निकालकर सत्ता तक का रास्ता साफ किया, ये उनकी पहचान के साथ जुड़ा है। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर यह नाम का भी अगर जिक्र करें, जिन्होंने आरक्षण या राहत रियायत जो पिछला तबका है उसके साथ कैसे जोड़ा जाए और खुद को अपनी गरीबी और अपनी जरूरतों को सीमित रखते हुए राजनीति को साधा, वह भी भारत सम्मान से सम्मानित है। यानी ये कहे पूरी प्रकरण के भीतर 1954 में पहला भारत रत्न राजगोपालाचार्य को मिला था और करीब करीब सफर पूरे 60 साल का अगर करेंगे आप तो 2014 तक, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, देश के 43 भारत रत्न दिए गए थे और इस 10 साल के दौरान 10 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें 5 अभी और इससे पहले 5 और को 2015 और 2019 के भीतर दिया जा चुका है। यानी राजनीतिक तौर पर किसी को भी लग सकता है दरअसल क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर ऐलान उसकी राजनीति से जुड़ा होता है, या इस भारत देश की राजनीति ही दरअसल सिस्टम के भीतर बदल चुकी है और सिस्टम का मतलब ही राजनीति है। क्योंकि इस राजनीति का एक चेहरा तो पार्लियामेंट के भीतर भी खुले तौर पर नजर आता है, जब कोई सरकार 10 साल पूरा करे अपना और अपने 10 साल पूरे कच्चे चिट्ठे की तुलना जो है बीते 10 साल के उस अर्थव्यवस्था से करने लगे, जिस दौर की अर्थव्यवस्था जो है धमक को पूरी दुनिया ने माना और दुनिया इस बात को मान रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने नकार दिया, इनकार कर दिया। जब दुनिया विश्व मंदी के दायरे में थी 2008-9 के दौरान, उस समय काल में मनमोहन सिंह की अर्थनीति को मौजूदा समय में निर्मला सीतारमण ने अपने वित्त मंत्रालय के जरिए यह बात बताया कि इस दौर में उन्होंने कितने शानदार तरीके से काम किया। सवाल उठता है कि ये छोटी बातें करते हैं, सवाल होता है ये दौर में जो पत्रकार की भूमिका रही है देश में, वह भी कोई सवाल करने की स्थिति में नहीं है, कोई सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है। कौन कहेगा जो इस दौर में जो कोयला खनन है जिसको लेकर इस सरकार कह रही है कैसे उस राख को उन्होंने हीरे में तब्दील कर दिया, वो हीरा किसके कब्जे में है, किस कॉरपोरेट के कब्जे में है। और इसी दौर में कोल इंडिया उत्पादन करे और बाहर से कोयला आयात लगातार इतना ज्यादा किया गया कि वह पहले की सरकारों के तुलना में कहीं ज्यादा आयात हो रहा था। वजह होती है कि यहाँ पर कोयला खदान से निकलने के बाद महंगा था, बाहर के बाजार में सस्ता था। उसको मंगाने के दौर में एक कॉरपोरेट हाउस को उससे लाभ लगातार मिलता चला गया। कहे तो राजनीति का ऐसा खुलापन इससे पहले देश में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यहीं पे सबसे बड़ी सवाल होता है कि क्या सच में इस भारत देश के भीतर में अगर इलेक्शन कमीशन आपके पास है, पूरा पत्रकार आपके पास है, मीडिया आपके पास है, पार्लियामेंट के भीतर जो कहा जाएगा वही सब कुछ सच है और इसको दिखाने बताने की स्थिति में वही सारे तबका आकर के खड़ा है जिसका काम होता है सवालों को करना, तो फिर इसके बाद देश में बचा ही क्या। और ऐसे में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जाए फिर या उनका जिक्र ना किया जाए। अगर सियासी तौर पर तमाम ताकतें एक साथ एकजुट किसी भी नेता के साथ अगर जोड़ दी जाए, वह नेता राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, नितिन गडकरी साहब हो सकते हैं, और निर्मला सीतारमण हो सकते हैं जो चुनाव जीती नहीं, अभी तक लड़ी नहीं है, वो नेता पीयूष गोयल हो सकते हैं। इन सारे लोगों को भूल जाइए, आपको भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई एक कार्यकर्ता वैसा ही निकल करके आ जाए जिससे राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर इस दौर में 3 राज्यों के भीतर दिल्ली के जरिए जो नियुक्ति हुई मुख्यमंत्री के उन नेताओं के कद को अगर समझे और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को आप चुन लीजिएगा, चाहे वो एबीवीपी का कोई कार्यकर्ता क्यों ना हो, कोई छात्र नेता क्यों ना हो, उसको चुन लीजिए और कहिए इन्हीं के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जैसे काम कर रहा है वैसे करते रहेगा, मीडिया जैसे काम कर रही है वैसे करते रहेगी, संसद के पार्लियामेंट के भीतर उठते हुए सवाल और सभापति का उसके ऊपर निर्देशों का जारी रहना वैसा ही ठीक रहेगा। इस भारत देश के ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही जैसे काम करे वैसा ही करेगी। इस देश की अदालतों के भीतर से फैसले उसी तर्ज पे आएंगे या और सुरक्षित रख लिए जाएंगे इस दौर में जैसे रखे जा रहा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भीतर फैसला सुरक्षित है और आवाज इसलिए भी उठाई गई कि इसके ऊपर रोक लगाई, उस पर फैसला सुरक्षित है। उसके बावजूद भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की डील इस दौर में चल रही। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो इलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के जनवरी के महीने तक 700-800 करोड़ की डील इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिल गई, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिल गई।
तो फिर अदालतों की भूमिका हो, ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका हो, नौकरशाही की भूमिका हो, इस देश के जांच एजेंसियों की भूमिका हो, इलेक्शन कमीशन की भूमिका हो, मीडिया की भूमिका हो, उसके बाद भारत रत्न का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक ट्वीट के जरिए जब करने लगे, तो फिर प्रधानमंत्री पद पर कोई भी बैठे, वह किसी भी आंकड़ों को, किसी भी डाटा को देश के सामने रखे, आप सवाल कैसे पूछेंगे? आप कैसे कहेंगे इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस, इनके बीते 10 सालों में 25 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए? अब कैसे सवाल पूछेंगे? लिए नहीं गए हैं, दे दिए गए हैं, कर्ज के नाम पे दिए गए हैं और उसको माफी दे दी गई। कैसे आप पूछेंगे कि इस भारत देश की सरकारी बैंकों के भीतर करीब 25 लाख करोड़ में से सीधे सीधे जो वहां के बैंकों के जो लिस्ट में, जो दस्तावेज में दर्ज है, उसमें उसके भीतर करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए उस बुक से, उस फाइल से हटा दिए गए कि देखिए बाई बैंक मुनाफे के भीतर है। आप कैसे कहेंगे उस मुनाफे के भीतर, उन परिस्थितियों के भीतर ऐसा देश में इसलिए लाई गई कि जो रिकवरी हो रही है उसको मुनाफे में दिखा देना? यानी आप ये बात कैसे पूछेंगे कि इस देश के पीएसयू, इस देश के जो 254 से 274 पहुंच गए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र कर रहे हैं, किसी पत्रकार ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और पूछा नहीं कि दरअसल 20 पीएसयू कौन से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पीएसयू को आपने 3 हिस्सों में बांट करके उसको गिन दिया है? कोई सवाल करेगा उनसे? कोई पूछेगा? कोई ये सवाल करेगा इस दौर में जो सड़कें बन रही थी उसकी माप क्या थी? अगर 6 लेन होती है, 6 लेन होती है, तो एक साथ मान लिया गया 1 किलोमीटर तक बना कोई सड़क, तो 1 किलोमीटर नहीं गिना जाएगा। 6 लेन है तो 6 किलोमीटर गिन लिया जाएगा। किसी ने ये सवाल किया, पूछा? कोई बताएगा इस दौर में कितनी बड़ी संख्या में टोल टैक्स से वसूली शुरू की गई? इस दौर में किस प्रकार से रेल भाड़ा बढ़ा दिया गया, वंदे भारत नई ट्रेन ला करके, और उसी जगह से चलकर उसी जगह पहुंचने की जो ट्रेन की जो कीमत है, इस दौर में जो लागत है वो करीब 3 गुना से लेकर के 6 गुना तक बढ़ गया। कोई ये बात पूछेगा? कोई सवाल करेगा? क्या सच में कोई इस देश में कोई पूछने की स्थिति में है? जो निजी हाथों के भीतर जो इस भारत देश की सारी संपत्ति सौंपी गई, इस भारत देश के अलग अलग मंत्रालयों से, मिनिस्ट्री से जो 6 लाख करोड़ का जो प्राइवेटाइजेशन का जो आंकड़ा होता है जो सौंप दिया गया, वह दरअसल क्या था? उसके जरिए इस भारत देश को क्या लाभ हुआ? कोई पूछेगा? क्या सच में कोई इस देश के भीतर बताएगा खुलते हुए एम्स जो है उसके भीतर कितने एम्स पूरी तरीके से काम कर रहा है? या इस दौर में दिल्ली का एम्स भी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? कोई ये बात पूछेगा कि दिल्ली जगह जगह में एमआरआई की मशीन सिर्फ 3 ही है और डेट लेने के लिए आपको 1 साल से अधिक का इंतजार करना पड़ता है? कोई पूछेगा ये सवाल? क्या सच में कोई ये सवाल करेगा कि किसानों की आय जो थी अब लागत से कम हो गई है? और इन सबों के बीच जो मजदूरों के भीतर तब्दील होते थे, दूसरे राज्यों के भीतर जाकर मजदूरी किया करते थे, जिसमें खास तौर पे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन सारे जगहों पे किसानी करने वाले मजदूरी में तब्दील हो करके कितनी बड़ी संख्या में बढ़ गए, ये बात कोई पूछेगा? कोई ये डाटा बताएगा कि प्रवासी मजदूरों की तादाद इस देश के भीतर बढ़ गई है? कोई ये सवाल करेगा कि वही प्रवासी मजदूर जब मनरेगा से जोड़ने निकले तो जॉब कार्ड तक करीब 6 करोड़ से अधिक रद्द करने पड़ गए, क्योंकि एक और बजट नहीं, पैसा नहीं, काम नहीं, और वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई मजदूरों की संख्या? कोई कहेगा क्या? कोई डेटा बताएगा देश को कि इस दौर में किसानों की बदहाली और उनका एमएसपी की केवल मांग करना भी सरकार के गले से नीचे नहीं उतर रहा है? कौन पूछेगा? अगर इस सारी परिस्थिति आर्थिक तौर पर है तो इस भारत देश के भीतर सामाजिक परिस्थितियों के भीतर किस प्रकार से भिन्नता आ गई, और सियासत को साधने के लिए वोट की राजनीति के तहत कभी भी एक जाति समुदाय का जिक्र होता है, कभी दूसरी जाति का जिक्र होता है। कौन ये बात बताएगा? अगर राजनीति का यह मिजाज इतना खुल चुका है भारत देश के भीतर में, तो क्या संसद और क्या सड़क और क्या प्रधानमंत्री और क्या एबीवीपी का कोई भी छात्र का नेता, किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए, उसके बाद आप कहिए आपको चुनाव जीतना है, इलेक्शन जीतना है, 2/3 से ज्यादा सीटें आपको लानी है, और यहीं से शायद एक दूसरा सवाल उठता है तो ऐसे में क्या विपक्ष और विपक्ष के भीतर सिमटे हुए लोग जिनको आप नेता कहते हैं, हम उन्हें लोग कहेंगे क्योंकि नेता सब बड़ा होता है, स्टेटमेंट्स तो और बड़ा होता है। स्टेट्समैन का मतलब ये नहीं होता कि इस भारत देश के स्टेट्समैन को भी आप ऐलान करके आपको हम भारत रत्न मान रहे हैं, ऐसी जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी हो गई।
अभी पूरी प्रक्रिया होती है हर चीज की, वो पूरी प्रक्रिया कोई मायने इस दौर में नहीं रखती है। अगर पीएमओ ने ऐलान कर दिया तो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया तो, बाकी कोई चीज इस दौर में मायने रखता नहीं। तो कौन सा सिस्टम और चेक एंड बैलेंस का कौन सा संविधान जो नौकरशाही से चेक एंड बैलेंस कराता है, जो इस भारत देश के न्यायपालिका से चेक एंड बैलेंस कराता है, जो फोर्थ स्टेट को ये पावर देता है कि आप सवाल खड़े कीजिए। जब चेक एंड बैलेंस नहीं है, जब सिस्टम अनुकूल नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन के जिसकी शपथ लेकर इस भारत देश के सिस्टम चलाने की परिस्थितियां हैं, तो इससे खुली राजनीति और क्या हो सकती है। ये पूरा सारा जहां तो छोटा पड़ जाएगा। और भारत देश की भीतर की परिस्थिति अगर और इसके भीतर की अगर समझे और माइनॉरिटी के साथ आप झांकेंगे, देखेंगे, इसके भीतर के तथ्यों को आप समझना शुरू करेंगे और ढूंढेंगे, तो हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल नया इस दौर में पैदा हो जाए कि सत्ता कहती है कि दरअसल ये जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदने के लिए पूरा देश का पूरा सिस्टम लग जाता है। आप पूछेंगे कैसे साहब? फिर सवाल उठता है, पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग। पहले एक प्लानिंग कमीशन इस भारत देश में 5 साल की नीतियों की बनाती है, अब नहीं बनाती है। अब नीति आयोग को एक डाटा दिया जाता है कि आपको इस आंकड़े के ऊपर काम करना है। वो आंकड़ा गरीबी से जुड़ा भी हो सकता है, वो मुफलिसी, वो युवाओं से, उनका कहना था 25 करोड़ से ऊपर गरीबी रेखा को ले जाना है, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन खींचा। उसने बताना शुरू कर दिया किसी भी घर का कोई बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो गरीब नहीं होगा, किसी के घर में कोई उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है तो गरीब नहीं होगा, वो कहना शुरू कर दिया। यानी ये कहे आर्थिक तौर की परिस्थितियों ने इस भारत देश के भीतर में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रेखाओं को मिटा दिया। और जो डाटा देश के सामने निकल के आने लगे, केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जिले दर जिले, डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट इस बात को लेकर के आप बात करने लगे कि वहां से कोई अपराध का डाटा भी, कोई आंकड़ा भी पिछले साल की तुलना में अब कम होना चाहिए। यानी आने वाले समय में जब आप एनसीआरबी का डाटा आप देखेंगे तो आप एक बात नोट कीजिएगा कि 2016, 17, 18, 19, 20 के भीतर जो आंकड़े होते हैं वो सारा डाटा कोई आने वाले समय में बदल तो नहीं जाएंगे या बदल तो नहीं रहे हैं। सरकार का आंकड़ा बताता है इस देश में प्रोग्रेस हो रही है, तो ऐसे में हर बीता हुआ साल जो है इस साल की तुलना में ज्यादा कमजोर होगा और ये साल ज्यादा बेहतर के साथ होगा। तो अगर डाटा अगर अपराध के होंगे तो वो आपको कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और कितना कम करते करते एक जगह तो ऐसी भी होगी जहां पर यह बात पता चलेगा अब आपको अपराध कुछ यहां हुआ ही नहीं। अब मानिए कि 10 में से करीब 8 जगहों पर, 10 में से 8-9 जिलों पर एफआईआर हो गई और वो अब कम हो जाएगी, 7-6 जिले हो जाएंगे, 5 जिले हो जाएंगे, फिर अपराध की संख्या 4, 3, 2 करते 1 हो, 0 तक तो नहीं कहीं आ जाएगी। तो इसका एक उपाय होता है, इसका उपाय होता है कि एक रोटेशन में ले आइए, 5 साल पहले की परिस्थिति को बदल दीजिए, फिर धीरे धीरे नोट करना आप शुरू कीजिए और ये पूरा साइकिल चलते रहे आंकड़ों के लिहाज से। यानी इस भारत देश के भीतर का सच जो है, जो कुछ भी निकल करके हर क्षेत्र को लेकर के आता है, वो अभी एक ही झटके में गायब हो जाए। यानी कल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आंकड़े नजर आते थे, अब आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि खुली राजनीति है, सब कुछ खुलापन है। और इतने खुलेपन के बाद भी हम इलेक्शन कमीशन का अंत में अगर आपसे बात कर ली है बोलते हुए कि दरअसल 45 ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का नाम सामने आता है पहली लिस्ट के भीतर। उसके भीतर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और दो और लोग बैठे जो इन्होंने 5 को छांटा। उसमें रिटायर्ड आईएएस और आईआरएस होते हैं। उसके भीतर कौन नजदीक है सरकार के, कौन कितनी सरकार से दूर है, किसके पास कौन सा अनुभव है, अनुभव काल के दौरान में कौन सा ऐसा इस काल में किया है, कौन सा काम वो किया है कि जिसको लगता है कि सरकार के अनुकूल वो काम कर सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की 6 साल की म्याद होती है, नौकरी होती है और 65 साल तक होनी। यानी जो नए चुनाव आयुक्त पे कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 और सेक्रेटरी मिलकर के बैठे, पूरी लिस्ट जो कानून मंत्रालय यानी कानून मंत्री के सामने है, वो जब बैठे उसके बाद जो प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श की परिस्थिति आई, उसके भीतर से जो एक नाम होता है उस नाम पर मुहर लग जाएगी। इस बार राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति भवन के भीतर ऐलान के बाद पता चलेगा इस भारत देश के भीतर में वह चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो जिसके इस देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उसकी भूमिका होती है, सबसे बड़ी होती है, वो व्यक्ति कौन है, इसकी जानकारी ऐलान के बाद राष्ट्रपति को पता चलेगा। यह भी देश में पहली बार होने जा रहा है। तो सब कुछ इतना खुलेपन से हो रहा है कि पूरा जमी ही छोटा पड़ जाएगा पीएमओ के सामने। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।